हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूँ श्रेया राज। तो आज हम क्लास 10th के कुछ सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट देखिएगा, समझिएगा कि आखिर क्या कहना है, क्योंकि आर्ट्स का जो पेपर होता है वो समझने से ये होता है और बहुत ही स्कोरिंग मार्क होता है। आप उस पर बहुत ज़्यादा ही नंबर ला सकते हैं अगर आप अच्छे से समझ जाएँ। तो चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा आर्ट्स का यानी कि पॉलिटी का, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये तो चैप्टर का नाम है। चलिए हमें इसे पढ़ना है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी, कुछ ऐसे चीज़ जानने होंगे जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में तो आएंगे, क्वेश्चन के रूप में तो आना ही है। और पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये होता क्या है। जैसे इसमें आया लोकतंत्र क्या होता है ये जानना है, सत्ता क्या होता है ये जानना है, सत्ता में साझेदारी क्या होता है, यही तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, राजनीति विज्ञान क्या है, लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र शासन व्यवस्था क्या है, तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है, लोकतंत्र के प्रकार, चुनाव क्या है, गुप्त मतदान प्रणाली क्या, ये सारी चीज़ें अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं और इसे ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको नोट करना होगा तो कुछ चीज़ें नोट भी कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये 2 नंबर के रूप में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। चूँकि हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है। तो अब ध्यान से समझिएगा। राजनीति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, राजनीति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी राज्य से संबंधित नियम कानून, उसकी गतिविधियाँ, किसी देश से संबंधित नियम कानून, उसकी गतिविधियाँ, इन सब का अध्ययन करते हैं। इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो राजनीति विज्ञान में। यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी भी राज्य के समस्त गतिविधियों, समस्त नियम कानून का अध्ययन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नॉर्मली बस छोटे से पॉइंट के रूप में लिखती हूँ, आप पूरा समझ गए हैं, आप पॉइंट ही लिखिए और उसी को ही बड़ा करना सीखिए। तो क्या है कि जिसमें राजनीति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी देश अथवा राज्य के संपूर्ण गतिविधियों, देखिए राइटिंग थोड़ा इधर उधर लगेगा तो समझ जाइएगा, क्योंकि मेरे ना स्पीड लिखने की आदत हो गई है। तो किसी भी संपूर्ण गतिविधियों अथवा नियम कानून का अध्ययन करते हैं, अथवा नियम कानून का अध्ययन करते हैं। तो आप इसका समझ गए होंगे कि राजनीति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके माध्यम से हम किसी भी राज्य के, देश के नियम कानून या समस्त गतिविधियों, चुनाव प्रणाली जिसे कहते हैं, निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचक क्या होता है, ये यानी कि कह लीजिए कि समस्त का अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ समझिए तो आप अपने आसपास का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के तहत ही तो चुनाव होते हैं। जो भी कहा जाता है कि वो राजनीति कर रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है तो कहा जाता है कि वो राजनीति कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि वो क्या कर रहा है कि आपके समस्त कानून का, नियम कानून का, गतिविधि का अध्ययन कर रहा है, यानी कि उसको ध्यान में रख रहा है, उस पर कुछ उलट कटाक्ष कर रहा है। तो समझ लीजिए कि यही चीज़ होती है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र क्या है। देखिए आगे आपका टॉपिक लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र का साफ साफ मतलब है वैसी शासन प्रणाली। लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता के द्वारा समय समय पर चुनाव कराया जाता है, जिसमें जनता के द्वारा समय समय पर चुनाव कराया जाता है और जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उससे चुनकर सरकार का निर्माण करती है और वो सरकार जनता के हित में काम करती है। आप समझे? जैसे कि लोकतंत्र से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि लोक का मतलब हो गया लोग, लोक का मतलब क्या हो गया? लोग। यानी कि सारी शक्ति किस में है? तो सारी शक्ति जो है, शासन की सारी शक्ति है लोगों में, आम लोगों में। सारी शक्ति किस में है? जनता में। इसीलिए इसे जनतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र को क्या कहते हैं? जनतंत्र भी कहते हैं
और प्रजातंत्र भी कहते हैं। प्रजातंत्र का मतलब है पहले के ज़माने में राजा और प्रजा होते थे, तो वो जो प्रजा है यानी आम जनता है उसका तंत्र, तंत्र का मतलब शासन, तो लोकतंत्र का मतलब हो गया लोगों का शासन, आम लोगों का शासन। जैसे कि अगर हम लिखें सब्जेक्टिव के रूप में यानी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके रूप में अगर लिखें तो हम इसमें साफ साफ लिख सकते हैं कि लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली है जिसमें समय समय पर जनता द्वारा चुनाव कराया जाता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यानी विभिन्न उम्मीदवारों में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करती है और जो सरकार जनता के हित में काम करती है, जनता के लिए नियम कानून बनाती है, जनता के हित में काम करती है और यही प्रक्रिया लोकतंत्र कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। अब इसमें एक चीज़ आता है कि अब्राहम लिंकन, आपने सुना होगा कि अमेरिका के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्राहम लिंकन, कौन? अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने एक कोट कहा था यानी कि कथन जिसे आप कह लें, तो अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि लोकतंत्र, इसे आप याद कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा ही पूछ लिया जाएगा। ये समझ लीजिए आपका 2 नंबर तो मात्र इस लोकतंत्र पार्ट से यानी इतना को पढ़ने से आपका 2 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन डील होने वाला है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये इनका कथन था। और कथन जब भी लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा से बंद करेंगे, पता है। तो अब देखिए लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है। या फिर आपको दिया जाएगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, जिसमें आप लिखेंगे कि लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली है जिसमें कि जनता के द्वारा समय समय पर चुनाव कराया जाता है तथा सरकार का निर्माण होता है जिसमें कि सरकार जनता के हित में काम करती है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का यानी कि लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा चलाया गया शासन और जनता के लिए शासन है। आप अगर इतना छोटा सा बस लिख देंगे, 2 लाइन उससे 2 लाइन इससे, आपके 2 नंबर पक्के, कोई भी नहीं काट सकता। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर पक्के। और थोड़ा डिटेल से अगर 5 नंबर के बारे में पूछा जाएगा, जैसे 5 नंबर में क्या आएगा कि लोकतंत्र क्या है, इसके प्रकार के वर्णन करें, प्रकार लोकतंत्र के प्रकार, तो मैं भी वो समझाऊंगी यहाँ पे। आप इतना मात्र लिख दीजिएगा, आपके 5 नंबर। सोचिए कितना कम में आपको 5 नंबर मिल रहा है। अब देखिए राजतंत्र शासन व्यवस्था क्या है, राजतंत्र के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा, राज नाम से, जैसे यहाँ लोक से लोक था तो यहाँ राज से हो गया राजा, राजा का तंत्र यानी कि राजा का शासन, राजा का शासन। तो हम यहाँ साफ साफ कह सकते हैं कि राजतंत्र वैसी शासन प्रणाली है जिसमें कि सारी शक्तियाँ राजा के पास होती थी, जिसमें शासन संबंधित सारी शक्तियाँ किसके पास होती थी? तो राजा के पास होती थी। यानी कि राजा का पद अनुवांशिक होता था, राजा का जो पद होता था वो कैसा होता था? अनुवांशिक। इसका साफ साफ मतलब है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कैसे समझे? तो आपने जोधा अकबर सीरियल देखा होगा, ये मूवी देखी होगी, तो उसमें अकबर जो होता है बाद में उसका एक बेटा होता है जहांगीर, तो आपको पता होगा, आपने लास्ट तक देखा होगा, या ऐसे भी मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़े ही नहीं है, तो बस मैं इस माध्यम से, सीरियल के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ कि उनका जो बेटा था वो गद्दी पर बैठे, ना कि कोई अन्य प्रजा, उतनी सारी प्रजा थी लेकिन कोई भी नहीं बैठा, बल्कि गद्दी पे कौन बैठा? तो अकबर का बेटा बैठा। और उससे पहले यानी कि बाबर का बेटा बैठा था, फिर हुमायूं का बेटा अकबर बैठा था। तो आप समझ लीजिए कि राजतंत्र वैसी शासन प्रणाली है जिसमें कि राजा के द्वारा शासन किया जाता है, राजा के द्वारा शासन किया जाता है। शासन की सारी शक्ति राजा में निहित होती है और राजा का पद जो होता है अनुवांशिक होता है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अनुवांशिक का मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलना। जैसे आप ही लोग के घर में आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि ये कुछ अनुवांशिक है, इसमें अनुवांशिक का मतलब ये अपने पिताजी पे गया, कुछ अनुवांशिक कुछ लक्षण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, बायोलॉजी का भी ये शब्द है। तो वही चीज़ें होती हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे होते हैं उसे हम अनुवांशिक कहते हैं। तो यहाँ आप समझ गए राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, राजनीति विज्ञान क्या है। अब हम देखते हैं चौथा कि तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है, यानी तानाशाही शासन व्यवस्था क्या है। तो आप इसका साफ साफ जाने मतलब कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें कि सारा मर्जी कह लीजिए जो शासन कर रहा है उसके पास है। अब मैं इसे डिटेल से समझाती हूँ। तो तानाशाही वैसी शासन प्रणाली है जिसमें कि शासन संबंधित समस्त शक्तियाँ,
शासन संबंधित समस्त शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में निहित होती, यानी कि शासन की वैसी व्यवस्था, वैसी शासन प्रणाली जिसमें कि जो शासन होता है यानी कि अधिकार जो होता है वो किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति के समूह यानी 4-5 व्यक्तियों में निहित होती है। शासन की शक्ति एक व्यक्ति और या फिर एक मात्र यानी कि एक समूह में निहित होती है, और जो कि मनमाने ढंग से शासन करता है। जो कि कैसा शासन करता है? मनमाने ढंग से शासन करता है, जो जनता के हित में कुछ भी नहीं सोचता। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह मिलकर शासन करते हैं, मनमाने ढंग से शासन करते हैं, यानी कि इस पर जनता का कोई अधिकार नहीं होता है। ये जैसे चाहते हैं अपनी शासन व्यवस्था को चलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो आपने उत्तरी कोरिया के बारे में सुना होगा, जहाँ का शासक किम जोंग है। किम जोंग का नाम तो आप बहुत सुने होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में और टीवी में देखे होंगे उनका न्यूज़ में। तो किम जोंग जो है वो तानाशाही शासक है। तानाशाही शासक का मतलब कि उसका जो मर्जी आएगा वो करेगा, उसके सामने जनता कोई कुछ नहीं कर सकता कि आप क्यों कर रहे हो। वो अगर किसी को राह चलते फांसी पे भी लटका देगा तो भी दूसरा आदमी नहीं बोल सकता कि आपने उसे फांसी पर क्यों लटकाया। जैसा कि हमारे देश में देखें या अमेरिका में देखें या फ्रांस में देखें, तो वहाँ क्या होता है कि हमारे देश में उदाहरण लेते हैं तो सरकार जैसे जरा भी गलत काम करती है, आज सरकार बहाली नहीं निकाल रही है या फिर सरकार किसी को पिटती है, कोई आंदोलन करता, तो देखिएगा कि तुरंत आंदोलन लग जाता है। कोई भी गलत कानून, जैसे कि गलत या सही कानून भी लाती है जो कि जनता पसंद नहीं करती। जैसे हाल ही में MSP लाया गया, तो जो जनता ने पसंद नहीं किया, किसानों ने पसंद नहीं किया, तो सबने धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। तो ऐसा करने के बाद सरकार मानी या ना मानी बात अलग है, ठीक। लेकिन जनता को इतना तो अधिकार है कि वो उसके लिए यानी कि सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, पुतले फूंक रही है, इतना अधिकार है। और ये अधिकार किस में है? ये लोकतंत्र में। लेकिन तानाशाही में क्या होता है? ऐसा कोई अधिकार नहीं होता, यानी सरकार का जो मर्जी है करे, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये है शासन व्यवस्था, तानाशाही। आपको इसे एक शब्द में याद रखना है, जो मनमाने ढंग से शासन करता वो तानाशाही, जो राजा का शासन होता है वो राजतंत्र, जिसमें लोगों का शासन होता है लोकतंत्र। फिर चलते हैं, देखिए लोकतंत्र के प्रकार के बारे में कि लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, लोकतंत्र के प्रकार कितने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आप में इससे कितने क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में आप कह नहीं सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकते हैं, और सब्जेक्टिव के रूप में 5 नंबर के लिए भी आ सकता है और 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, लेकिन आएंगे जरूर, मस्ट है। तो लोकतंत्र के अगर प्रकार की बात करें तो लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं। लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन प्रकार है? तो एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये कौन सा है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र नंबर 1। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आपने देखा कि लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इसे समझते हैं कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें कि सरकार जब कानून बनाती है तो वो जनता की राय से कानून बनाती है। सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता की सीधे राय से कानून बनाएगी। यानी आप समझ लीजिए कि सरकार किसी भी कानून बनाने के लिए जब जनता से राय लेती है तो वो कैसी शासन व्यवस्था कहलाती है? कैसी लोकतंत्र? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि सरकार क्या करेगी? जैसे सभा होता है ना, हमारे यहाँ जब चुनाव होता है तो सरकार आती है, सभा लगाती है, जिसे कि आप क्या कहते हैं, एक तरह से सम्मेलन कहते हैं या फिर किसी का आगमन कहते हैं, भाषण कहते हैं। जैसे आज यहाँ तेजस्वी जी का भाषण है, आज नीतीश कुमार का भाषण, तो वही तरह से हो गया कि ये एक भाषण हो गया। इस तरह से यहाँ पे सरकार होती है, सरकार जो निर्वाचित होती है, और यहाँ पर जनता होते हैं, इस तरह से जनता हो गए हैं दोनों साइड, इस तरह से यहाँ पर। और सरकार यहाँ पे पूछती है, सरकार डायरेक्ट खड़ा होकर पूछती है कि मैं ये कानून लाने वाला हूँ। जैसे यहाँ MSP ले लें, मान लीजिए अभी हाल ही का, तो
मैं एमएसपी कानून लाने वाला हूँ जिसमें आपको ये लाभ दी जाएगी, आपको ये हानि होगी, आपको ये करना होगा, आपको ये करना होगा। इतना बोलने के बाद वो जनता से पूछती तो बताइए मैं ये कानून लाऊं या नहीं। जनता से पूछती कि बताइए मैं ये कानून लाऊं या नहीं। और अगर जनता कहती है कि हाँ लाइए तो ये कानून लाते हैं, अगर कहती है नहीं लाइए तो ये कानून नहीं लाते हैं। इसका साफ साफ मतलब है कि ये जनता की राय से ही कानून लाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और क्या हमारे देश में ऐसा होता है? नहीं, पहले सरकार कानून बना देती है, फिर अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो आंदोलन हो जाता है। तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये पूरे विश्व में 262 प्लस देशों में मात्र एक ही ऐसा देश है जहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो वो देश का नाम बताइएगा और इसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिएगा। तो ये कौन सा देश है? ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला एकमात्र देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड। इसे आप एकदम याद में रखिएगा, कंठस्थ रखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या मतलब हो गया कि वैसी शासन प्रणाली जिसमें सरकार जनता के राय से नहीं, यानी जनता के राय से नहीं बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से कानून बनाती है। जैसे अब आप यहाँ समझिए, ये हो गई हमारी जनता, ये हमारी जनता हो गई, ठीक, और ये हमारी सरकार हो गई, ये राज्य सरकार हो गई या केंद्र सरकार हो गई, ऐसा हमने मान लिया। और ये जनता क्या करती है कि हमारे क्षेत्र से विधायक खड़े होते हैं, सांसद खड़े होते हैं चुनाव के लिए। तो उन विधायक और सांसद, ये जनता इन विधायक या सांसद को वोट देकर विधायक बनाती है या सांसद बनाती है। तो सरकार क्या करेगी? अब सरकार को यहाँ एमएसपी लाना है तो वो पूछेगी इससे, यानी कि इससे ये जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उससे राय लेगी कि बताइए हम एमएसपी लाएं या नहीं। और जब ये विधायक और सांसद कहेगा कि हाँ आप ले आइए, तब ये कानून लाया जाएगा। यानी कि इसमें जनता से नहीं पूछा जाता है बल्कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है उसके माध्यम से बनाया जाता है। जैसे कि आपने अगर छोटे तौर पे लीजिए वार्ड कमिश्नर या मुखिया के बारे में, तो आपके गांव की तरक्की के लिए या आपके गांव के क्षेत्र के लिए, जैसे नल लाना है, बिजली लाना है, कुछ नया निर्माण करना है, सड़क निर्माण करना है, तो क्या किया जाता है कि आपके वार्ड कमिश्नर जाते हैं, जो बड़े बड़े सरकार होते हैं, विधायक से मिलने, या फिर मुखिया होते हैं तो कलेक्टर से मिलने जाते हैं कि हम अपना गाँव में ऐसा करना चाहते हैं। तो वो किससे राय लेते हैं? यानी कि ये जो बड़े पदाधिकारी होते हैं ये किसकी राय से कानून बनाते हैं? तो हमारे द्वारा जो चुने गए नेता होते हैं, हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो खुद राय नहीं लेती सरकार बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से कानून बनाती है, उसे हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इसका उदाहरण के तौर पे अगर लें तो देख लीजिए, भारत तो खुद इसका उदाहरण है, इसके अलावा अमेरिका भी इसका उदाहरण है, फ्रांस उदाहरण है। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड को छोड़ के जितने भी देश है जहाँ की लोकतंत्र है वो कैसा है? तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। आप समझ लीजिए कि आपने तो आज 10 नंबर ले लिए एकदम से, मात्र इतना क्वेश्चन में। अब देखिए चुनाव क्या है। चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव क्या है? चूँकि हमको लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पढ़नी है तो इसीलिए चुनाव तो मस्ट है पढ़ना। तो देखिए चुनाव की अगर बात करें कि चुनाव क्या है, तो चुनाव वैसी प्रक्रिया है, चुनाव वैसी प्रक्रिया है जिसमें कि जनता द्वारा उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है, जिसमें कि सरकार द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार को जनता अपने वोटों के माध्यम से चुनती है। जैसा कि आप देखें, सरकार अपने क्षेत्र मतलब अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने लोकसभा जो भी विधानसभा क्षेत्र से किसी विधायक को चुनती है, यानी कि टिकट देती है, जिसे आप जानते हैं कि टिकट देती है तभी कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। तो सबका अपना अपना चुनाव चिन्ह होता है, यानी कि जिस पार्टी से बिलोंग करती है। अगर हम बिहार की ही बात करें तो जैसे कि बिहार में अभी नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी पहले ये किससे थे? जेडीयू से थे, जेडीयू से, जनता दल यूनाइटेड से थे नीतीश कुमार। और इनका जो कह लीजिए तीर छाप की सिंबल था ना, तो इनका जो भी चुनाव चिन्ह था, यानी कि ये अपने दल से, अपने पार्टी से जिसको टिकट दिए थे, मान लीजिए किसी को टिकट दिए हो, वो ललन सिंह हो गए या और भी कोई भी हो गए, तो ललन सिंह को मान लीजिए इन्होंने टिकट दिया, ठीक, इन्होंने टिकट दिया। तो अब क्या हुए कि ये चुनाव में खड़े हो गए, ये खड़े हो गए उम्मीदवार के रूप में, और इनको जनता वोट देकर चुन लेती है, इनको जनता वोट देकर चुनती है। तो ये क्या बन गए? तो ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बन गए, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बन गए। और ये सरकार का निर्माण करेंगे, यानी कि ये सरकार का गठन करेंगे और वो सरकार जनता के
हित में काम करेगी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये जो सरकार द्वारा उम्मीदवार खड़ा करना, फिर जनता द्वारा वोट देकर उनको चुनना, वो जनता के हित में काम करेगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं चुनाव। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चुनाव। चुनाव का साफ साफ मतलब होता है चुनना। चुनाव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चुनना। तो अगर 2 नंबर के लिए आपसे आया क्वेश्चन तो आप कैसे लिखेंगे, तो चुनाव का शाब्दिक अर्थ होता है चुनना, जिसका मतलब है कि सरकार द्वारा खड़ी की गई पार्टियों में से, यानी सरकार द्वारा खड़ी किए गए उम्मीदवारों को जनता अपने वोटों के द्वारा चुनती है, यानी जिसको सबसे अधिक वोट मिलता है वो सरकार का निर्माण करती है और वो जनता के हित में काम करती है, और ये प्रक्रिया कहलाती है चुनाव। बस इतना लिख लीजिए, आपका 2 नंबर एकदम पक्का। अब देखिए गुप्त मतदान प्रणाली क्या है। गुप्त मतदान प्रणाली क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ चुनाव में के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश में चुनाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईवीएम का, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपको ये भी याद रखना है, ये भी आपका आएगा एग्जाम में, ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आपसे अगर आ जाएगा गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहते हैं, क्या है, तो आप क्या लिखेंगे कि गुप्त मतदान प्रणाली वैसी प्रक्रिया है जिसमें कि छुपकर मत दिया जाता है। गुप्त का मतलब छिपा हुआ, गुप्त का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि जिसमें छुपकर मत दिया जाता है, यानी कि किसी बंद कमरे में ईवीएम मशीन रखी होती है। इसका फुल फॉर्म आप दर्शा दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी होती है, जिसमें कि जनता एक एक करके बारी बारी से जाते हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं, अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं, वोट देते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है गुप्त मतदान प्रणाली। ये प्रणाली क्या कहलाती है, गुप्त मतदान प्रणाली। तो आप क्या लिखेंगे साफ साफ कि गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब होता है छिपाकर वोट देना। गुप्त मतदान प्रणाली छिपाकर वोट देना, यानी कि हमारे देश में जब चुनाव कराया जाता है तो किसी कमरे में एक ईवीएम को रखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, जिसमें कि जनता बारी बारी से जाते हैं और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट देते हैं। तो ये प्रक्रिया जो कहलाती है, ये प्रणाली कहलाती है गुप्त मतदान प्रणाली। इतना लिख दीजिए, काफ़ी आपके लिए। तो आज आपने सारा देख लिया, इतना 7 क्वेश्चन देख लिया, उसके बारे में डिटेल से समझ लिया, आपको लिखने का आइडिया हो गया कि कैसे लिखना है और आपको इससे कितने नंबर पूछे जाएंगे ये भी मैंने बता दिया। तो अब आगे जो पढ़ेंगे, आगे इसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे कि सत्ता में साझेदारी किस प्रकार से होती है, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर क्वेश्चन आंसर। समझ लीजिए आपका तो एकदम क्लास बहुत अच्छा से मैं समझाऊंगी आपको, और आई होप कि आप समझ गए होंगे। समझे होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी हो तो वो भी कीजिएगा। मैं अभी से लेके आपके एग्ज़ाम तक आपके साथ हूँ, इसीलिए इस चैनल पे आप बने रहिए, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए अभी के लिए, आज के लिए तो इतना ही, कल फिर लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट क्लास। तो जय हिंद, धन्यवाद।